नमस्कार, आप देख रहे हैं NY24 हिंदी चैनल। बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अहम और बड़ी खबरों पर। सबसे पहली और अहम खबर की तरफ चलते हैं। 10 जुलाई के बाद उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी और कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई के बाद उत्तराखंड के दौरे पर आ सकते हैं। इस दौरान वो राज्य की कई स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूरी हो चुकी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के संभावित दौरे को देखते हुए उत्तराखंड के योजना विभाग ने सभी विभागों से 20 करोड़ से 100 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं का विवरण मांगा है। योजना विभाग के प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने विभागों की योजनाओं की जानकारी जल्द उपलब्ध करवाएं। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे के दौरान जिन परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है, जो निर्माणाधीन है या पूरी हो चुकी हैं, उनका उद्घाटन या शिलान्यास किया जा सकता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अब तक 28 बार उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं। इससे पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी थी। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा में शामिल होना अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। पंजाब कांग्रेस में दरार, आर पार के मूड में है चरणजीत सिंह चन्नी। कहा तो मैं और मेरे खेमे के नेता घर बैठ जाएंगे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में घमासान युद्ध मचा हुआ है। इस बीच पूर्व सीएम और लोकसभा सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने चमकौर साहिब में अपने खेमे के नेताओं के साथ बड़ी बैठक की और सूत्रों के मुताबिक चरणजीत सिंह चन्नी अपने खेमे के नेताओं के साथ दिल्ली जाएंगे और शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। चन्नी ने एक कमेटी भी बनाई है जो आला कमान से बातचीत करेगी और इस कमेटी में खुद चरणजीत सिंह चन्नी, राणा गुरजीत, राजेंद्र सिंह बाजवा, ओपी सोनी, भरत भूषण आशु शामिल रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक चन्नी आला कमान के सामने कहेंगे कि मौजूदा पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग मंजूर नहीं है, वड़िंग की जगह किसी और को कमान दी जाए। सूत्रों ने यह भी बताया है कि बैठक में चन्नी ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो मैं और मेरे खेमे के नेता घर बैठ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सीएम सुक्खू को जान से मारने की धमकी मिली है। तुरंत हरकत में आई पुलिस और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ कथित अपमानजनक वीडियो पोस्ट करके जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आने के बाद हमीरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शिकायत मिलने के कुछ ही समय बाद पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। अदालत में पेश किए जाने के बाद आरोपी को 4 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। अब पुलिस वीडियो बनाने के उद्देश्य, उसके प्रसारण और मामले से अन्य पहलुओं पर गहन जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच के दौरान किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार शिवनगर निवासी विशव शर्मा ने बुधवार को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि वह एक व्यक्ति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो पोस्ट किया है जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया था। शिकायत के आधार पर वीडियो में मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इसके अलावा वीडियो में एक विशेष समुदाय के खिलाफ भी कथित रूप से अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है और शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू कर दी है। इसी बीच अगली बड़ी खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से आ रही है, जहां पाकिस्तान में जंतर सड़कों और लापरवाही ने फिर से ढाया कहर। बलूचिस्तान में खाई में गिरी ओवरलोडेड बस और जाली यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक बेहद दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है। शुक्रवार की बात है जब एक तेज रफ्तार और खचाखच भरी हुई यात्री बस अनियंत्रित होकर एक गहरी चटाई खाई में जा गिरी। इस खौफनाक हादसे में कम से कम 40 लोग मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जबकि 8 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। मरने वालों में महिलाएं, बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। यह घटना बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों की सीमा के पास दानासर नाम के एक बेहद सुंदर और पहाड़ी इलाके में हुई है। बस प्रांतीय राजधानी क्वेटा से रवाना होकर राजधानी इस्लामाबाद की तरफ जा रही। अब बात करते हैं खेल जगत की। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की जीत के बाद रोनाल्डो ने क्यों पहनी 21 नंबर की जर्सी? आसमान की तरफ देखा और झलक पड़े उनके आंसू। ऐसा उन्हें क्या याद आया, जाते हैं इस बुलेटिन में। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में राउंड ऑफ 32 का रोमांच जारी है। 2 अक्टूबर गुरुवार को फुटबॉल के करोड़ों फैंस ने राहत की सांस ली जब स्टार रोनाल्डो ने फीफा वर्ल्ड कप पर नॉकआउट के इतिहास में अपना पहला गोल दागा। फैंस की खुशी डबल होगी क्योंकि हाई वोल्टेज मुकाबले में पुर्तगाल के क्रोएशिया को 2-1 से हराकर
प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है। रोमांचक मैच में जीत के बाद स्टार रोनाल्डो के चेहरे पर खुशी तो थी, लेकिन जश्न मनाते मनाते उनकी आंखें नम हो गई। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, इतने वो इमोशनल क्यों हो गए। दरअसल राउंड ऑफ 32 मुकाबले में क्रोएशिया को हराने के बाद रोनाल्डो ने अपने दिवंगत साथी डियोगो को याद किया और उन्हें ये जीत समर्पित की है। बता दें कि इस मैच से पहले पुर्तगाल के सभी खिलाड़ी इमोशनल थे, क्योंकि एक साल पहले 3 जुलाई को ही टीम के स्टार खिलाड़ी डियागो का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। 10वीं और 12वीं पास और ग्रेजुएट के लिए सरकारी नौकरी का मौका। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए कैसे दे सकते हैं आवेदन, जानते हैं इस खबर में। देश के प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए शानदार अवसर है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो वहां पर ने नॉन टीचिंग के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती अभियान के तहत असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, रिसर्च ऑफिसर, सिस्टम एनालिस्ट, सेक्शन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, लिफ्ट ऑपरेटर, मल्टीटास्किंग स्टाफ समेत कई पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। सबसे खास बात यह है कि अलग अलग पदों के लिए 10वीं पास और 12वीं पास या फिर ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएट और उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों यानी कि कैंडिडेट्स को आवेदन पत्र वो अपना दे सकते हैं। GNU ने भर्ती विज्ञापन को अपनी आधिकारिक वेबसाइट gnu.ac.in पर जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इच्छुक कैंडिडेट निर्धारित अंतिम तिथि तक अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन पत्र दे सकते हैं। हर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया जो है वो अलग अलग तय की गई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। व्हाट्सएप बिजनेस पर नया नियम लागू हो गया है। अब टोकन के हिसाब से लगेगा चार्ज। मेटा ने बदला पूरा प्रोसेसिंग सिस्टम। मेटा ने व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म पर AI एजेंट इस्तेमाल करने वाले कारोबारियों के लिए नया टोकन बेस्ड बिलिंग सिस्टम लागू करने का ऐलान किया। ये नया नियम 1 अगस्त 2026 से प्रभावी होगा। अब बिजनेस अकाउंट से प्रति मैसेज नहीं बल्कि AI से सवाल पूछने और जवाब मिलने तक इस्तेमाल हुए टोकन के आधार पर शुल्क लिया जाएगा। कंपनी के मुताबिक 10 लाख यानी कि 1 मिलियन टोकन पर $2 करीब यानी कि 190 रुपए का चार्ज होगा और एक सामान्य AI बातचीत में लगभग 20,000 से 25,000 टोकन खर्च हो सकते हैं, जिससे एक औसत चैट की लागत 4 रुपए से लेकर 5 रुपए के बीच में रहेगी। मेटा का कहना है कि यह नया सिस्टम पहले की तुलना में ज्यादा पारदर्शी और किफायती होगा, जिससे छोटे और सामान्य AI चैट के लिए कारोबारियों का खर्च भी कम हो सकता है। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां महिलाबाद के आम को नया नाम कोकरी ब्रांड दिया गया। CM योगी ने गिनाए लाभ, किसानों पर कही बात। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के प्रसिद्ध महिलाबादी आम को नया नाम देकर कोकरी ब्रांड से संबोधन किया है। उन्होंने इसे स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा है, साथ ही किसानों को इस दौरान CM योगी ब्रांड बनाने की जरूरत पर बड़ी बात कह दी। CM योगी ने लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने प्रगतिशील बागवानों को सम्मानित किया और साथ ही इस अवसर पर निर्यात होने वाले आमों के वाहनों का फ्लैग ऑफ भी किया। कार्यक्रम को लेकर CM योगी ने कहा कि यह आम महोत्सव प्रदेश के साथ साथ देश भर के अन्नदाता किसानों के लिए अपने उत्पाद की गुणवत्ता, नवाचार और समृद्धि को प्रदर्शित करने का सशक्त मंच है। CM योगी ने आयोजकों, बागवानों, प्रतिभागी किसानों को बधाई देते हुए कार्यक्रम की महत्वता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें ब्रांडिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग के साथ साथ प्रोडक्ट की टेस्टेबिलिटी और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन पर भी ध्यान देना चाहिए। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश विश्व के सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन का केंद्र बन सके और इस मौके पर CM योगी कोकरी ब्रांड का जिक्र करते हुए नजर आए। बात करते हैं तमिलनाडु के CM विजय की। CM विजय पर पर्सनल कमेंट पड़ा भारी, DMK विधायक गिरफ्तार हो गए। तमिलनाडु पुलिस ने शुक्रवार को DMK विधायक अनीता R राधाकृष्णन को गिरफ्तार कर लिया है। मद्रास हाई कोर्ट ने टीवी के चीफ और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में राधाकृष्णन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। पुलिस के मुताबिक यह मामला 20 जून को तिरुचिदूर के पास पूर्व मुख्यमंत्री M करुणानिधि की जयंती के मौके पर आयोजित एक जनसभा में राधाकृष्णन
कृष्णन द्वारा दिए गए भाषण से जुड़ा है। पुलिस ने बताया कि डीएमके विधायक ने कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। हाई कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के तुरंत बाद राधा कृष्णन को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक राधा कृष्णन ने विजय के लुक और फिल्म इंडस्ट्री से राजनीति में आने का मजाक उड़ाया था। बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। पोस्ट ऑफिस की स्कीम में पीएम नरेंद्र मोदी भी लगाते हैं पैसा। सिर्फ ब्याज से ही हो जाती है लाखों की कमाई। सुरक्षित भविष्य के लिए सही समय पर सही जगह पैसों का निवेश करना जरूरी है, ताकि इमरजेंसी के वक्त पैसों के निवेश किए हुए पैसों की इमरजेंसी पर जब जरूरत पड़े तो किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत न आए। अगर आपको भी अपनी मेहनत की कमाई के निवेश के लिए एक अच्छे स्कीम की तलाश है तो पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि एनएससी स्कीम आपके लिए बड़े काम की साबित हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्कीम में निवेश करते हैं। पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में केवल सुरक्षा के लिहाज से बल्कि बम्पर रिटर्न के लिए भी मशहूर है। यह पोस्ट ऑफिस और भारत सरकार द्वारा संचालित एक सुरक्षित योजना है जो मार्केट रिस्क से बिल्कुल फ्री है। पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में आप कम से कम 1000 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं और अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है, यानी आप जितना चाहें उतना पैसा लगा सकते हैं। इसी बीच अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि उत्तराखंड से आ रही है। किसानों के साथ सरकार भेदभाव कर रही है, किसान ने कहा। भारतीय किसान यूनियन क्रांति और अनाज का किसान महाकुंभ चिंतन शिविर शुक्रवार को वीआईपी घाट के पास आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा और अन्य प्रदेशों के किसान उपस्थित हुए। इस दौरान स्वैच्छिक रक्तदान शिविर और रागनी का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर किसानों ने कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा को ज्ञापन भी सौंपा। भाकियू क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने कहा कि किसानों के साथ सरकार भेदभाव कर रही है। इकबालपुर चीनी मिल किसानों की बकाया धनराशि नहीं दे रही, खाद यूरिया की दिक्कत हो रही है और स्मार्ट मीटर लगाकर किसानों का शोषण किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रोहानिया लहरतारा मार्ग के सर्विस लेन पर सजा कार बाजार ट्रेवल्स की बसों का कब्जा किया गया। अतिक्रमण और यातायात सुगमता को लेकर कमिश्नरेट पुलिस अभियान चला रही है, लेकिन अतिक्रमण करने वाले बाज नहीं आ रहे। रोहानिया लहरतारा मार्ग में सर्विस लेन पर कार बाजार वालों और ट्रेवल्स की बड़ी बसों का कब्जा किया गया। बाइक सवारों के लिए सर्विस लेन नहीं रह गया। दुकानदारों का आरोप है कि सड़क को पुलिस कब्जा मुक्त नहीं बना पा रही। अब हाल यहाँ तक बन गया है कि जब अफसर आए दिन अतिक्रमण का अभियान चला रहे हैं, टूरिस्ट बसों और कार बाजार का सर्विस लेन के साथ मुख्य मार्ग पर भी कब्जा होता जा रहा है। इससे आए दिन जाम लग रहा है। नदेसर के बाद रोहानिया थाना क्षेत्र में सैकड़ हैंड गाड़ियों का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। दोनों सिविल लेन के किनारे 50 की संख्या में कार बाजार और मोटर पार्ट्स गैरेज का संचालन किया जा रहा है। सुबह से देर शाम तक सड़क पर कार बाजार के कारण यातायात रफ्तार थिम जाती है। और लहरतारा से अगर बात की जाए, चांदपुर कलेक्ट्री फार्म से होकर भस्करा तालाब रोहानिया तक सड़क के दोनों सर्विस लेन के साथ ही मुख्य मार्ग पर भी ट्रेवल्स की बसें खड़ी रहती हैं। सर्विस लेन पर आमने सामने से कोई वाहन आ जाए तो वहां पर जाम जैसी स्थिति बन जाती है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। मणिपुर को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर वार, कहा लोग आज हिंसा की कीमत चुका रहे हैं, हजारों परिवार तबाह हो चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राज्य वर्षों से हिंसा नफरत की आग में जल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार इस संकट को समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। राहुल गांधी ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि मणिपुर वर्षों से चलता आ रहा है। एक बार फिर से नफरत और हिंसा की आग ने 30 घर जलाकर राख कर दिए। उन्होंने कहा कि दो सरकारों और राष्ट्रपति शासन के बावजूद राज्य में संघर्ष लगातार गहरा होता जा रहा है। हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, अनगिनत परिवार उजड़ चुके हैं और मणिपुर जिस असहनीय पीड़ा से गुजर रहा है उसकी कल्पना करना कठिन है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि स्थिति के लिए केंद्र सरकार की विभाजनकारी विचारधारा जिम्मेवार है। सरकार लोगों को धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र और पहचान के आधार पर बांट रही है। उन्होंने कहा कि मणिपुर बेहतर का हकदार है और इसके लिए भारत जोड़ना ही एकमात्र रास्ता है। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां राकेश यादव ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। जीतू पटवारी पर लगाए हैं गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर से संगठन के भीतर मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। पार्टी के पूर्व प्रदेश उप महासचिव राकेश यादव ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा देकर प्रदेश पर कई गंभीर सवाल उठा दिए हैं। इस्तीफा देने के साथ ही उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की कार्यशैली पर भी नाराजगी जाहिर की है और संगठन के कामकाज पर सवाल खड़े किए हैं।
नोटिस मिलने के बाद जताई गई नाराजगी। राकेश यादव का कहना है कि हाल ही में कांग्रेस की ओर से प्रवक्ताओं को टीवी न्यूज डिबेट में शामिल न होने के लिए निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कुछ प्रवक्ता डिबेट में पहुंचे, लेकिन कार्रवाई सिर्फ उनके खिलाफ हुई और उन्हें नोटिस भेज दिया गया। यादव का आरोप है कि संगठन में सभी नेताओं के लिए एक जैसे नियम लागू नहीं किए जा रहे। उनका कहना है कि इसी असमान व्यवहार से आहत होकर उन्होंने पार्टी के सभी पद छोड़ने का फैसला लिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर का। लोगों को सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस जामदार की टिप्पणी। सरकार के फैसलों का विरोध करना या उसके खिलाफ नारे लगाना किसी नागरिक को किसी क्षेत्र से निकालने का वैध अधिकार नहीं हो सकता। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस माधव जे जामदार ने मुंबई पुलिस द्वारा सरकार के फैसलों के विरोध में नारेबाजी करने पर तड़ीपार करने की कार्रवाई को खारिज कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सिर्फ इसलिए कोई नागरिक केंद्र सरकार के कुछ फैसलों का विरोध कर रहे हैं और उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं, उसे किसी इलाके से तड़ीपार करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद।